प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर, ठीक है। तो प्रकाश जो है कैसा, तो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ रंग है, प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ रंग है, यानी कि नागिन डांस करते हुए चलती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ रंग है, प्रकाश कैसा है, तो अनुप्रस्थ रंग है, यानी कि नागिन डांस करते हुए चलती है। और प्रकाश को चाहिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश को चाहिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में पूछेगा तो 3 को पावर कम जाएगा, यानी कि 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और 10 के पावर 5 का मतलब कुछ ही हुआ लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और प्रकाश का वेग जो है निर्वात में कौन खोजा था, रोमर ने। प्रकाश का वेग का खोज किसने किया था, तो रोमर ने। कितना में, 1676 ईस्वी। अब देखो निम्न माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम हो गया निर्वात, जल, कांच और हीरा। तो निर्वात में वेग कितना हो जाता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो 10 के पावर 8 सब में है, ठीक है। तो जल में आगे वाला याद रखो कितना, 2.25, जल में 2.25 तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आकाश में कितना रहता है, तो कांच में 2 याद रखो, तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में हो गया 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और हीरा में कितना हो जाएगा, तो हीरा में 1.2, हीरा में 1 और फिर 2, तो 1.2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हीरा में 1.2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो देखो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में अगर पूछेंगे कि अपवर्तनांक कितना होगा, तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा, अब बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पूरे कट जाएगा, तो निर्वात में का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर जल का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, अब बटे 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इला कट जाएगा, इला अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, जल का अपवर्तनांक 1.33, जल का अपवर्तनांक कितना, 1.33। अब कांच का कितना होता है, तो 1.5, कांच का 1.5 यानी कि 1.5, कांच का कितना होता है, तो 1.5 यानी कि 1.5, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 यानी कि 1.5। हीरा का कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, हीरा का 2.42, हीरा का 2 4 2 यानी कि 2.42 इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो वेग जो होता है समानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का, वेग जो होता है क्या होता है, तो समानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का, वेग समानुपाती तरंग दैर्घ्य का। इसका मतलब कुछ ही कि वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगा, ठीक है। अब देखो प्रकाश का कनिका सिद्धांत कौन दिया, तो न्यूटन ने। यानी कि न्यूटन ने कहा कि प्रकाश को चाहिए तो कण है, न्यूटन को कहा कि प्रकाश कण है, न्यूटन कहा प्रकाश कण है, यानी कि कनिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। अब हाइगेंस को कहा कि प्रकाश जो है तरंग है, प्रकाश जो है तरंग है, हाइगेंस कहा प्रकाश तरंग है, हाइगेंस कहा प्रकाश तरंग है, यानी कि तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने, ठीक है। अब देखो कुछ हुआ कि दोनों मार हुए लगा, न्यूटन कहा कि प्रकाश कण है, यानी कि कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। हाइगेंस कहा कि प्रकाश जो है तरंग है, यानी कि तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। अब देखो इसका न्यूटन के समर्थन में कौन आया, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है प्रकाश, वैद्युत प्रकाश का खोज किसने किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वैद्युत प्रकाश का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वैद्युत प्रकाश का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वैद्युत प्रकाश का खोज किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1921 में किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है। तो अब देखो और तो इसका हाइगेंस के सपोर्ट में आया यंग को किया तो व्यतिकरण का खोज किया था, यंग जो है व्यतिकरण का खोज किया था। व्यतिकरण जो है तरंग सिद्धांत दिखाता है, इसलिए इसका सपोर्ट में आ गया कौन, यंग। हाइगेंस के सपोर्ट में और न्यूटन के सपोर्ट में कुछ आ गया तो अल्बर्ट आइंस्टीन का है कि वैद्युत प्रकाश जो है वो कनिका को फॉलो करता है। तो देखो अब दोनों में झगड़ा होने लगा, तो बीच में क्या आया, मैक्सवेल को है, मैक्सवेल बताया कि प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, प्रकाश जो है कण भी है और तरंग भी है। कौन बताया, मैक्सवेल ने। यानी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन बताया, मैक्सवेल ने। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन बताया, मैक्सवेल ने बताया, ठीक है। तो देखो आधुनिक मान्यता के अनुसार प्रकाश को चाहिए तो कण प्लस तरंग है, यानी कि दोनों चीज है, अर्थात प्रकाश को चाहिए तो द्वैत सिद्धांत दिखाता है, प्रकाश जो है द्वैत सिद्धांत दिखाता है। अब आगे देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। तो देखो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं, और सतह पर पड़कर परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब बीच में डाला गया कुछ होता है तो अभिलंब होता है, यानी कि नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में कुछ होता है तो आपतन कोण होता है, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण होता है, तो परावर्तित किरण होता है। और सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाता है, तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को सबसे अच्छा परावर्तक कुछ होता है, तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, क्योंकि अपारदर्शी रहेगा तभी तो टकरा के वापस लौटेगा, नहीं तो पार हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, जबकि अपवर्तन के लिए पारदर्शी होना चाहिए। अब देखो
प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है? तो 2 नियम होता है। पहला होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ई वाला बराबर होगा। अगर ई 30 होगा तो ई 30 होगा, ठीक है। आई यहाँ से देखो कितना होता है, 90 होता है, यानी कि 60 होगा तो ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, काहे कि 90 होता है। आई वाला कुछ होता है तो बराबर होता है। और दूसरा नियम कुछ कहता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतर बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया दूसरा नियम, ठीक है। अब देखो जब किरण जो है 90 डिग्री से आएगी, तो जब किरण 90 डिग्री पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। जब किरण 90 डिग्री पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर कुछ हो जाएगी और लौट जाएगी। तो इसमें कुछ हो जाएगा कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री, यानी कि आपतन कोण अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन में कुछ होता है, 2 चीज़ बदलता है, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन में 2 चीज़ बदलता है, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलता है। कोई चीज़ तीव्रता आयाम। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद तीव्रता घट जाता है, आयाम भी घट जाता है। तीव्रता मतलब देखो कोई चीज़ जितना स्पीड से आएगी उतना स्पीड से थोड़ी लौटेगी, नहीं, यानी कि तीव्रता कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद कुछ होता है, तीव्रता घट जाता है और आयाम घट जाता है। तीव्रता घट जाता है, आयाम घट जाता है, तीव्रता घट जाता है, आयाम घट जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद तीव्रता और आयाम घट जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो प्रकाश का परावर्तन में कुछ कहें कि 2 चीज़ बदलता है, तीव्रता आयाम, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है। लेकिन प्रकाश का अगर अपवर्तन की बात करेंगे तो इसमें आवृत्ति को छोड़कर सब बदल जाता है। प्रकाश का अपवर्तन में आवृत्ति को छोड़कर सब बदल जाता है। अपवर्तन में आवृत्ति को छोड़कर बाकी सब बदलता है। अपवर्तन में एक चीज़ को छोड़कर, यानी कि आवृत्ति को छोड़कर बाकी सब बदल जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अपवर्तन के लिए माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, तभी तो पार करेगा, है ना। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 माध्यम चाहिए और दोनों ही कैसा था, पारदर्शी चाहिए, है ना। एगो विरल एगो सघन। तो विरल का मतलब कुछ होता है कम घना और सघन का मतलब कुछ होता है ज़्यादा घना, ठीक है। अब देखो सघन कोई भी चीज़ होता है ना, वो हमेशा के लिए सघन विरल नहीं होता है, तुलना होता है। कैसे, जैसे हवा पानी में बात करेंगे तो पानी ज़्यादा सघन है हवा से, यानी कि हवा विरल हो गया, पानी सघन हो गया। पानी और कांच में बात करेंगे तो कांच सघन हो गया, पानी विरल हो गया। कांच और हीरा में बात करेंगे तो हीरा जो है सघन हो गया कांच की अपेक्षा, यानी कि कांच जो है कुछ हो गया विरल हो गया, ठीक है। अब देखो अपवर्तन किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। विचलित कैसे होता है, तो देखो ये माध्यम ये हवा से जल में जा रहा है, यानी कि विरल से सघन में जा रहा है। तो जब विरल से सघन में जाएगा, यानी कि कम घना से ज़्यादा घना में जाएगा तो चत जाएगा ना, तो कुछ हो जाएगा, वो अभिलंब की ओर आएगी, किरण जो है अभिलंब की ओर आएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी, यानी कि ज़्यादा घना से कम घना में जाएगा तो कुछ हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से कुछ हो जाएगा, दूर हटेगा। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। ये घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से कुछ हो जाएगी, दूर हटेगी। और विरल से सघन में आएगी तो कुछ हो जाएगा, अभिलंब के नजदीक आएगी, ठीक है। और अपवर्तन में जो होता है वो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता है, यानी कि अपवर्तन में कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है। अपवर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कुछ होता है, अपवर्तित कोण का मान जो है बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कुछ ये प्रकाश का परावर्तन में कुछ पढ़े थे कि 90 डिग्री पर आएगी तो वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। लेकिन अपवर्तन में कुछ होता है कि अगर किरण 90 डिग्री पर आएगी तो सीधा निकल जाएगी, 90 डिग्री पर आएगी तो कुछ हो जाएगी, सीधा निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो अपवर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम सेन होता है जो कि परावर्तन में होता था, कौची आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम तो सेम है। और दूसरा नंबर को नियम कुछ हो जाता है अपवर्तन में, तो स्नेल का नियम हो जाता है। दूसरा नियम अपवर्तन का कुछ है स्नेल का नियम, यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। म्यू बराबर कुछ होता है साइन आई बटे साइन आर, और म्यू बराबर कुछ हो गया अपवर्तनांक, जहाँ पर म्यू बराबर कुछ है अपवर्तनांक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बोल रहा है कोण आई बराबर 45 डिग्री दे ले, कोण आर बराबर 30 डिग्री दे ले, तो अपवर्तनांक याद कीजिए। तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला कुछ बताए, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो कितना हो जाएगा साइन 45 बटे साइन 30, तो इसका वैल्यू बैठा देंगे, आंसर लिख देगा, ठीक है। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन का कुछ उदाहरण है। तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण कुछ ही है। तो देखो बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें डूबा हुआ छड़ जो है टेढ़ा दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर प्रतीत होता है, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। प्रकाश में पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है ऊपर दिखाई देता है, तो कौची के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना भी कुछ हो गया तो प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना भी कुछ हो गया तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब देखो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक कुछ होता है, सूर्य दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो देखो इसका 4 गो एग्जाम्पल बोल दिया कि अथी बल्टिया वाला जो छड़वा टेढ़ा दिखाई देता है, और सिक्का जो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, और तारा टिमटिमाता है, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो है सूर्य दिखाई देता है, तो ये सब किसका हो गया, तो प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखो, अब पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण दो गो होता है, वो समतल दर्पण है, वो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के मतलब प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण के मतलब स्फेरिकल मिरर। अब देखो, गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एगो उत्तल दर्पण, एगो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अभी देखो, ये गोलीय दर्पण है, अब बीचवा में से देखो काट देंगे, रंगेंगे हमेशा इधर कि इधर से है का तरफ, ठीक है। अब बीचवा से काट देंगे, तो एगो देखो ई उठल वाला हो गया, तो कोची हो गया उत्तल दर्पण, और एगो ई वाला हो गया, कोची हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखो, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने। देखो, अवतल दर्पण ये है, तो वक्रता केंद्र किधर रहेगा? इधर रहेगा, गहिरवा देने। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर रहेगा? तो दर्पण के सामने। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर रहेगा? तो वक्रता केंद्र इधर रहता है, गहिरवा देने, है ना। तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर रहेगा? तो दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ रहेगा? तो दर्पण के पीछे रहेगा। अब देखो, दर्पण के बीच में कुछ होता है तो ध्रुव होता है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। दर्पण के बीच में, दर्पण के बीच में कुछ होता है, ध्रुव होता है। अब देखो, दर्पण का केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का केंद्र कहाँ होगा? देखो, यहाँ होगा। आई दर्पण का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। अब देखो, इसको यहाँ पर पेड़ पर ध्रुव हो गया, और यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। अब देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, तो मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, ठीक है। अब देखो, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, तो ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इसके बीच में मध्य बिंदु कहाँ हो जाएगा? यहाँ। तो इसको क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं, ना। यानी कि फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का कितना होता है? दुगना होता है। तो ये चलते फार्मूला बनाइए, बराबर r/2, यानी फोकस जो हुआ देखो वक्रता त्रिज्या का आधा हुआ, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि r = 2f, ठीक है। अब देखो, अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो, दर्पण के व्यास को द्वारक या फिर प्रकाश छिद्र कहते हैं। ई हो गया दर्पण, और दर्पण का यह व्यास हुआ, ई कुछ हो गया व्यास होगा। तो दर्पण के व्यास को इसको क्या कहते हैं? तो ये द्वार हुआ जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, तो इसको द्वारक कहते हैं। या फिर प्रकाश तो इतना ही दूर से प्रवेश करेगा, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश छिद्र। तो द्वारक या फिर प्रकाश छिद्र कहते हैं। दर्पण के व्यास को द्वारक या फिर प्रकाश छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में एपर्चर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर बात करेंगे तो कुछ हो गया, ये अवतल दर्पण का फेट उपारे हुए हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, देखो कोई भी दर्पण और कोई भी लेंस हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आएगी, मुख्य अक्ष कौन हो गया? ई वाला हो गया, इसी को कहते हैं देखो मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, देखो ये सब कुछ समांतर किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, तब फोकस से गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से गुजरेगी, या फिर गुजरते हुए प्रतीत होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरते हुए प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरते हुए प्रतीत होगी। अब देखो, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो वास्तविक में गुजरेगी। ये देखो, अवतल दर्पण है तो इसमें कुछ हुआ, वास्तविक रूप से गुजर रही है, वास्तविक रूप से गुजर रही है। और अगर देखो उत्तल दर्पण रहेगा तो इसमें फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगी। देखो, ये है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर ई वाला किरण आई और टकरा के इधर न चल गई, लेकिन आगे बढ़ाएं तो देखो यहाँ से गुजरते हुए प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में कुछ हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो गुजरते हुए प्रतीत होगी, और अवतल दर्पण में कुछ होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में कुछ होगा कि फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगी, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? तो फोकस पर होता है। काहे कि सब किरण कहाँ आके मिलता है? तो फोकस से फिर मिलता है। ये चलते सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? तो फोकस पर होता है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? तो फोकस पर होता है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करेंगे तो अवतल दर्पण को कुछ कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण जो है वो सभी किरणों को एक जगह जमा कर देती है ना, ये चलते इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण जो है किरणों को जमा कर देती है, चलते इसको अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण जैसा काम करता है वैसा ही काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। अवतल दर्पण का काम और उत्तल लेंस का काम समान होता है। तो अवतल दर्पण अभिसारी हो गया तो उत्तल लेंस अभिसारी होगा। अवतल दर्पण अभिसारी है तो उत्तल लेंस अभिसारी होगा। अवतल दर्पण अभिसारी है तो उत्तल लेंस अभिसारी होगा, ठीक है। अब देखो, उत्तल दर्पण को होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है देखो किरणों को क्या फैला दिया, तो ये चलते इसको अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी, तो अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे। काहे कि जैसा उत्तल दर्पण करेगा वैसा अवतल लेंस करेगा। तो उत्तल दर्पण को हो गया अपसारी, तो अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी, ठीक है। इस प्रकार से चीजें आ जाएंगी। अब देखो, कुछ होता है कि इसमें अगर बात करेंगे, ये कौन हो गया? उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस में किरण जो है देखो किधर मिलता है? तो पतला के तरफ मुड़ता है। उत्तल लेंस में किरण जो है पतला के तरफ मुड़ता है, और अवतल लेंस में कुछ होता है ना कि किरण जो है मोटा की तरफ मुड़ता है। देखो, ऐसे किरण आया ना, इधर मुड़ा तो इधर मोटा था, तो देखो मोटा की तरफ मिलता है। अवतल लेंस में कोची है तो किरण जो है मोटा की तरफ मिलता है। और देखो, इधर कोची हो गया, उत्तल लेंस में कोची है कि पतला की तरफ मुड़ेगा। इधर देखो किरण आया, इधर आएंगे तो देखो कोची है पतला की तरफ मुड़ेगा। इस प्रकार से चीजें हो जाती है। आगे देखो,
अब देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो जैसा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वैसा ही उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा, यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में समान प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उत्तल लेंस में अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस अवतल दर्पण में समान हो जाएगा। तो पहले अवतल दर्पण में पढ़ते हैं, जैसा अवतल दर्पण में रहेगा वैसा ही उत्तल लेंस में रहेगा। तो देखो इसमें कुछ है कि छः तरह के 6 कंडीशन में हम लोग रखेंगे। यहाँ पर देखो ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र के आधा दूर में हो जाएगा फोकस, यहाँ हो गया अनंत। तो देखो पहला अगर फोटो रखें, कहाँ रखें, अनंत पर रखें, तो यहाँ से यहाँ उठ के जाएंगे, तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अब देखो ऊपर वस्तु है, नीचे बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब वास्तविक बनेगा, क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, अब बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ रखेंगे, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा के बाद छोटा, बहुत छोटा के बाद छोटा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो छोटा के बाद बराबर बनेगा, है ना, तो बराबर बनेगा, बराबर वास्तविक का उल्टा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, कैसा, तो बराबर के बाद बड़ा बनेगा, बराबर के बाद कुछ बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखो फोकस पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर रखेंगे तो यहाँ जाओ अंतिम में, तो कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और कुछ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बहुत बड़ा वास्तविक को उल्टा बनेगा। अब देखो बहुत बड़ा तकलीफ तो फिगर बन गया, अब इधर जगह नहीं है, तो ई जो छठा नंबर केस में रखे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, वो कने बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में जो रखे हैं अवतल दर्पण में, वो कने बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, तो बड़ा आभासी सीधा, बड़ा आभासी सीधा, बड़ा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी तो हमेशा सीधा ही होता है, बड़ा बनेगा तो बड़ा आभासी सीधा, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण भी कहते हैं, क्या है कि जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसको आवर्धित दर्पण भी कहते हैं, नहीं तो अवतल दर्पण को कुछ कहते हैं, आवर्धित दर्पण कहते हैं। अब बात करेंगे, बोले थे कि अवतल दर्पण में जैसा बनता है वैसा उत्तल लेंस में बनता है, तो उत्तल लेंस में भी बात करेंगे तो सेम बन जाएगा, है ना, सेम बन जाएगा, जैसे जैसे यहाँ हो रहा था वैसे वैसे यहाँ हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ बदल जाएगा, कोची की जो छठा केस वाला रखे थे, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे, वो दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे बड़ा आभासी सीधा। लेकिन यहाँ पर जो छठा नंबर पर रखे हैं, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, यहाँ पर ध्रुव न था, इसके जगह यहाँ प्रकाश केंद्र हो गया, तो फोकस और प्रकाश केंद्र के जो बीच में रखेंगे छठा नंबर वाला, वो वाला इधर ये बन जाएगा कहीं, है ना, पीछे नहीं बनेगा बल्कि इधर ये बन जाएगा, लेंस की ओर ही कहीं पर बन जाएगा, कैसा बनेगा, तो जैसे वहाँ बना था वैसे ही बनेगा, बड़ा आभासी सीधा, बड़ा आभासी और सीधा, ठीक है। और इसको उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस कहते हैं, है ना, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, आवर्धित लेंस कहते हैं, क्या इसमें सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखो अब देखेंगे कुछ ही, तो अवतल दर्पण के बारे में देख लिए, अब उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे, तो जैसा उत्तल दर्पण वैसा अवतल लेंस, तो उत्तल दर्पण अवतल लेंस समान होता है। तो इसमें देखो वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो कैसा बनेगा, आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा छोटा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण यानी कि अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे हमेशा कैसा बनेगा, तो आभासी सीधा छोटा। खाली एगो डिफरेंस कुछ आ जाता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की ओर ही बनेगा, और उत्तल दर्पण में बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनना की बात करेंगे, तो ये देखो समतल दर्पन है, ठीक है। अब देखो इधर कोची है कि किरण ऐसे आती है, 90 डिग्री से टकराती है, इधर ये लौट जाती है। अब कैसे इसमें देखो प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है अनंत होता है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कुछ होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो अनंत होता है। और जब समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होगा तो वक्रता त्रिज्या अनंत होगा, वक्रता केंद्र भी अनंत होगा। समतल दर्पण का देखो वक्रता केंद्र अनंत होता है, समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत होता है, तो इसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा, और वक्रता त्रिज्या अनंत होगा तो फोकस भी इसका क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और समतल दर्पण का आवर्धन कुछ होता है तो प्लस वन होता है, आवर्धन कुछ होता है प्लस वन होता है। आवर्धन के बारे में पहले देख लेते हैं। देखो अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा आभासी और काल्पनिक होता है। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा यानी कि काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब आभासी यानी कि काल्पनिक बोले तो सीधा बनेगा तब उसका आवर्धन जो होता है प्लस होता है, यानी कि आवर्धित आभासी प्रतिबिंब यानी कि सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कुछ होता है तो प्लस होता है, और उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक का आवर्धन कुछ होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो अगर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन एक होता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन एक होता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से तो आवर्धन एक से बड़ा होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन एक से बड़ा होता है, और छोटा प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन एक से कम होता है, छोटा प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन कुछ होता है एक से छोटा होता है, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है तो इसका आवर्धन तो एक होगा, लेकिन कौची होगा, तो समतल दर्पण में चूंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है तो प्लस में होता है, यानी कि समतल दर्पण का आवर्धन कौची हो गया, प्लस वन हो गया, प्लस वन हो गया, ठीक है। और देखो कौची हो जाएगा, समतल दर्पण में बोले कि हमेशा आभासी सीधा और बराबर
बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी, सीधा और बराबर बनता है, ठीक है। और दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है, यानी कि जितना दूर में वस्तु रखल रहेगा उतने दूर में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में जो जितना ऊंचा वस्तु रहेगा उतने ऊंचा प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगी, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। और समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है प्रतिबिंब, यानी कि दायां का बायां दिखता है, बायां का दायां दिखता है। समतल दर्पण में वेग दुगना होता है, यानी कि भी वेग से दौड़ेगा तो समतल दर्पण में कितना दिखेगा? तो 2 भी दिखेगा। अगर थीटा कोण घुमाएंगे तो 2 थीटा हो जाएगी, यानी कि थीटा भी डबल घूमता है। अब देखो, समतल दर्पण में फोटो देखने के लिए, यानी कि छवि देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम कितना होना चाहिए? तो आधा होना चाहिए। और दो समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। दो समतल दर्पण के बीच में कितना? तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखो, दो समतल दर्पण के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला कुछ होता है, तो 360 थीटा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला 360 थीटा होता है। लेकिन प्रतिबिंब की जो संख्या आती है हमेशा कुछ होता है तो विषम में होता है। अगर सम आएगा तो उसमें से एक घटा देंगे, जैसे कि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या तो 360/90 तो 4 आ गया। चूंकि 4 सम संख्या है तो इसमें एक घटा देंगे तो आंसर कुछ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो, थीटा बराबर 40 है तो 360/40 9 आ गया। 9 विषम संख्या है तो इसको ज्यों कहता हूँ आंसर हो जाएगा। अब देखो, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो 360/0, यानी कि थीटा का मान जब 0 रहेगा तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो अभी देखो कोची बोले कि उत्तल लेंस का आवर्धन, तो बोले थे ना कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में सेम काम होता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में सेम काम होता है। तो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बन रहा था, छोटा भी बन रहा था, बराबर भी बन रहा था, तो इसका आवर्धन कोची हो जाएगा? तो एक के बराबर भी होगा, एक से कम भी होगा और एक से बड़ा भी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का आवर्धन एक से छोटा, एक के बराबर, एक से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का आवर्धन एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर कुछ भी हो सकता है। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हम बोले थे ना कि बराबर है। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस जो होता है बराबर होता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता था? तो छोटा बनता था। और जब छोटा प्रतिबिंब बनता है तब कुछ होता है? आवर्धन एक से कम होता है, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से कम होगा, है ना। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का आवर्धन कुछ होगा तो एक से कम होगा, ठीक है। अब देखो, अगर बात करेंगे इसका फोकस का, तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, है ना, इसमें देखो चेंज नहीं है, सेम है। उत्तल दर्पण भी उत्तल लेंस भी। तो उत्तल दर्पण की बात करो, उत्तल लेंस की बात करो, उत्तल छोटका ना होगा तो छोटका के लिए प्लस। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है तो क्षमता भी प्लस में होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में तो क्षमता भी प्लस में, उत्तल लेंस का फोकस प्लस में तो क्षमता भी प्लस में, यानी उत्तल दर्पण वाला प्लस में, चाहे फोकस दूरी रहे चाहे क्षमता। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस वाला कुछ प्लस में। अच्छा, अवतल वाला दी बड़ा हो तो एक माइनस में कर ले, बड़े से ना कोई चीज़ घटा सकलिए। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी कुछ हो जाएगा माइनस में तो क्षमता भी माइनस में। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में तो क्षमता भी माइनस में, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में तो क्षमता भी माइनस में। अब देखो, क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। क्षमता पी बराबर फार्मूला कुछ होता है 1/F, यानी कि क्षमता कुछ ही है। तो क्षमता जो है व्युत्क्रम है किसका? फोकस का। क्षमता जो है व्युत्क्रम है फोकस का, यानी कि क्षमता जो है उल्टा है किसका? फोकस का। अब देखो, जब F बराबर मीटर में दिया रहेगा, यानी कि फोकस जो है मीटर में दिया रहेगा तो फार्मूला 1/F लिखाएगा। और जब फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा P बराबर 100/F, P बराबर 100/F, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, F बराबर 5 मीटर दिले है तो P बराबर 12 पूछ रहा। चूंकि मीटर में दिले है तो फार्मूला कुछ ही लगेगा 1/F बराबर तो 1/5 तो कुछ ही हो गया 0.2 डायोप्टर हो गया। अब देखो, F बराबर 20 सेंटीमीटर दिले है, चूंकि सेंटीमीटर में दिले तो फार्मूला 100/F लगेगा तो 100/20 तो 20/5 डायोप्टर आंसर हो गया। अब देखो, P बराबर 0.5 डायोप्टर दिले तो F बराबर, अब चूंकि तब P डायरेक्ट दे दिया है तो 0.5 बराबर 1/F हो गया, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कुछ हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। तो F बराबर कुछ ही हो जाएगा, देखो 1/2 यानी F बराबर 2 आ गया। अब देखो, P बराबर -2 डायोप्टर दिले है तो लेंस कौन सा होगा? आप फोकस दूरी निकालना। तो देखो, चूंकि माइनस में है, अभी हम बोले थे ना कि इसका जो क्षमता होता है, क्षमता जो होता है किसका? माइनस में होता है। तो हम बोले थे कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का जो क्षमता होता है कुछ होता है माइनस में। और चूंकि डायोप्टर है तो इसमें दर्पण वाला थोड़ा आएगा, लेंस से ना आएगा तो कुछ हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। माइनस लगल है तो कुछ हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। आप फोकस बात तो निकालिए लेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर प्लस में दिले है P बराबर, चूंकि प्लस है तो कुछ हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। तो लेंस कौन सा हो गया? उत्तल लेंस हो गया। आप फोकस दूरी के लिए तो फार्मूला लगा के निकालिए लेंगे, ठीक है। अब देखो, अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत में बड़ा फिगर दिखना चाहिए तो बड़ा किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में कुछ हो जाएगा हजामत बनाने में अवतल दर्पण, बाल दाढ़ी बनाने में, टकला होने में कुछ हो जाएगा अवतल दर्पण। सौर प्लेट में कुछ जो किरण को जमा करेगा, तो किरण को जमा करता है उसको कुछ बोलते हैं अभिसारी। तो अभिसारी कौन है? तो अवतल दर्पण है जो कि किरणों का जमा करता है ना। तो सौर प्लेट में किसका हो गया? अवतल दर्पण का। सोलर में भी कुछ करना है, किरणों को जमा करना है तो अवतल दर्पण। तो सोलर कूलर में भी कुछ हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर भट्टी में भी कुछ हो जाएगा तो अवतल दर्पण हो गया।
और गाड़ी की हेडलाइट में अग्रदीप में गाड़ी का हेडलाइट यानी कि दूर तक लेंगे कब जीते जब किरण को जमा करेगा तब ना। किरण को जमा करने का कौन 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 करता है? अवतल दर्पण। तो ये चलते गाड़ी की हेडलाइट में यानी कि अग्रदीप में कुछ हो जाएगा अवतल दर्पण होगा। गाड़ी के सर्च लाइट में, तो गाड़ी के सर्च लाइट में भी कुछ हो जाएगा अवतल दर्पण। गाड़ी के सर्च लाइट में अवतल दर्पण। अच्छा, डॉक्टर द्वारा, तो डॉक्टर भी देखेगा कोई चीज, जब बड़ा फिगर देखेगा तो ना, तो बड़ा फिगर बनाने का काम अवतल दर्पण का। तो डॉक्टर लोग भी किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना। अवतल दर्पण जो है कोची करता है, तो किरणों को जमा करता है। अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग की बात करेंगे तो गाड़ी के साइड मिरर में किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तर दर्पण का उपयोग। और देखो मोड़दार जगह पर, तो मोड़दार जगह पर कुछ लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोड़दार जगह पर कौन सा? उत्तल दर्पण। मोड़दार जगह पर उत्तल लगा। स्ट्रीट लाइट यानी कि गली की लाइट में, तो देखो उत्तल दर्पण कुछ करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। तो स्ट्रीट लाइट में फैलेगा तभी ना सगरो इंजोर होगा। तो स्ट्रीट लाइट यानी कि गली में कुछ रहता है उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। और समतल दर्पण का उपयोग कुछ है, तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो दर्पण के आगे यानी विपरीत दिशा में कोची होगा, तो हमेशा माइनस होगा। दर्पण के आगे इधर कोची हो जाएगा हमेशा विपरीत दिशा में, तो माइनस होगा। दर्पण के पीछे यानी कि आपतित किरण की दिशा में कोची होता है, तब प्लस होता है। दर्पण में सभी दूरी कोची से नापा जाता है? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी जो है ध्रुव से नापा जाता है। और लेंस में सभी दूरी जो है प्रकाश केंद्र से यानी कि बिचवा से नापल जाता है। तो लेंस में सभी दूरी प्रकाश केंद्र से नापल जाता है और दर्पण में सभी दूरी जो है ध्रुव से नापल जाता है, ठीक है। अब लेंस में वस्तु की ओर यानी कि आगे, लेंस में वस्तु की ओर के मतलब कोची होले आगे। अब आगे कोची रहेगा, तो माइनस रहेगा, ठीक है। और दूसरी ओर कोची रहेगा, लेंस के दूसरी ओर प्लस। लेंस के दूसरी ओर, ये देखो लेंस है, तो लेंसवा के दूसरी ओर इधर कोची रहेगा प्लस रहेगा, और लेंस की ओर इधर कोची रहेगा, तो माइनस रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज हो जाती है। अब देखो लेंस में कोची होता है, तो दो गो फोकस होता है, दो गो वक्रता केंद्र होता है। एगो इधर फोकस, एगो इधर फोकस, एगो इधर वक्रता केंद्र, एगो इधर वक्रता केंद्र, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो उत्तल लेंस का उपयोग देखते हैं। उत्तल लेंस का, उसका तो दर्पण का उपयोग देख रहे थे ना, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का मतलब आर पार देखो इबला ऐसे करके। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, मतलब कि जिसमें सूक्ष्म चीज ऐसे करके देखते हैं, जो स्टम बॉक्स में देता था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग। मानव आंख में कुछ रहता है उत्तल लेंस, तो मानव आंख में भी कुछ उत्तल लेंस, मानव आंख में उत्तल लेंस। कैमरा में भी कुछ रहता है उत्तल लेंस, कैमरा में भी कुछ रहता है उत्तल लेंस। और दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस, दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस, दूरदर्शी में कुछ रहता है उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस में कुछ हो गया, चार उपयोग हो गया। एगो सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव आंख, कैमरा। सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव आंख और कैमरा, इसमें कुछ रहता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो दर्पण और लेंस की बात करेंगे तो चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फोकस बराबर। यह बराबर दर्पण में भी यह बराबर r/2 और लेंस में भी यह बराबर r/2। दर्पण में भी यह बराबर r/2 और लेंस में भी यह बराबर r/2, ठीक है। दर्पण में r बराबर 2f और लेंस में भी r बराबर 2f। दर्पण में भी r बराबर 2f और लेंस में भी r बराबर 2f। और देखो दर्पण सूत्र कुछ होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन इसमें कुछ रहता है कि खाली माइनस में हो जाता है। देखो दोनों सेम रहेगा, लेकिन लेंस में कुछ हो जाएगा माइनस में और दर्पण में प्लस में। तो लेंस में कुछ हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखो आवर्धन बराबर कुछ होता है, तो आवर्धन बराबर दो फार्मूला होता है। एगो m बराबर एच डैश बटे एच, एगो होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू। तो देखो यहाँ पर कुछ होता है एच डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच बराबर वस्तु की ऊंचाई। तो एम बराबर एच डैश जो है कुछ हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच बराबर वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ ये एम बराबर कुछ हो गलो, तो माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू, ठीक है। किसमें? दर्पणमा में माइनस भी बटा यू। इसमें कुछ हो जाएगा लेंसवा में भी आवर्धन बराबर दो फार्मूला। एगो तो ई वाला आवर्धन वाला सेमे रहता वस्तु की ऊंचाई, अब अति प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और दूसर का ई वाला हल्का सा चेंज हो जाओ, देखो होला सेम रहता आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू। खाली लेंसवा में कुछ हो कि प्लस वाला प्लस में रहता यानी कि भी बटा यू रहता, एम बराबर भी बटा यू, और दर्पणमा में माइनस भी बटा यू रहता, ठीक है। इस प्रकार से चीजें हो जाती है। जहाँ आप कुछ तो फोकस दूरी हो आर, जो वक्रता त्रिज्या भी हो, प्रतिबिंब की दूरी यू हो, वस्तु की दूरी एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच कुछ वस्तु की ऊंचाई, एम बराबर कुछ आवर्धन हो, ठीक है। अब देखो वस्तु की दूरी हमेशा कुछ में होती है, माइनस में होती है। काहे कि वस्तु जो है हमेशा देखो इधर रखल जाता है, बाईं ओर रखल जाता है, तो ये चलते वस्तु की दूरी हमेशा कुछ में होती है, माइनस में होती है। कोई भी दर्पण हो या फिर कोई भी लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। अब देखो इधर बात करेंगे, यहाँ हो गया देखो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो देखो इससे न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो इसका अलग से वीडियो में देख लेते हैं। इसमें एक चीज छूटेगा कुछ ई वाला वीडियो में, एगो ई वाला न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अब देखो कोई भी दर्पण हो, है ना, हम लोग कोई चीज पढ़ने वाले हैं, कोई भी दर्पण हो तो चीज़ें देखो किस प्रकार से होगी। कोई भी दर्पण हो, अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो 90 डिग्री पर टकराएगी, अब वापस उसी पथ में लौट जाएगी। तो प्रकाश वक्रता केंद्र से आएगी, तो वक्रता केंद्र कुछ होता है, ये जो सी लिखा रहता है वही वक्रता केंद्र होता है ना। तो प्रकाश जो है
कोई भी दर्पण हो, कुछ हो तो कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो 90 डिग्री पर टकराएगी, वापस उसी उसी पथ पर लौट जाएगी, है ना। जब वक्रता केंद्र से जाएगी, कोई भी दर्पण हो, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो कहाँ टकराएगी, 90 डिग्री पर टकराएगी, अब वापस उसी पथ पर लौट जाएगी, है ना। 90 पर टकराएगी, अब वापस उसी पथ पर लौट जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई भी दर्पण हो, जब प्रकाश फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। कोई भी दर्पण हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद कहाँ से, तो फोकस से होकर गुजरेगी। और वह इतोत्तल दर्पण हो गया, वह उत्तल दर्पण रहेगा तो सेम चीज होगा, खाली इसमें वास्तविक रूप से हो रहा है, इसमें प्रतीत होगा, है ना। जैसे वक्रता केंद्र से जाएगी तो 90 डिग्री पर टकराएगी, अब वापस उसी पर लौटती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी कि हो जाती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से कुछ हो जाएगी, गुजरते हुए प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में, बाकी रहेगा सेम चीज, ठीक है। और लेंस में कुछ होगा तो प्रकाश केंद्र से जाएगी तो 90 डिग्री से जाएगी और सीधे जाएगी। प्रकाश लेंस में कुछ होगा कि प्रकाश केंद्र से अगर जाती है कोई प्रकाश तो 90 डिग्री से जाएगी और सीधे चली जाएगी, ठीक है। देखो, इसको समझाते हैं, देखा जाए क्या करा। देखो, प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो 90 डिग्री पर टकराएगी, अब वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। तो देखो, वक्रता केंद्र कौन है, इन है, तो इससे अगर कोई किरण जाएगी तो देखो सीधा टकराएगी, अब वापस इसी पथ पर कुछ हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। इधर से वक्रता केंद्र से जाएगी तो देखो टकराएगी, अब वापस इसी पथ पर कुछ हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। अब देखो, दूसरा काम कुछ कह रहा है कि फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस इन है तो देखो, फोकस से अगर जाएगी तो यहाँ से टकराई, आई वाला देखो मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, कुछ हो जाएगा कि फोकस से जाएगी तो फोकस से जाएगी तो कुछ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब कुछ कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से लौटेगी। ये है देखो मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद कोई से फोकस से लौटेगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से लौटेगी। इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। अब वह उत्तल लेंस में कुछ हो जाएगा, उत्तल लेंस ही वाला है। उत्तल लेंस ही है, प्रकाश केंद्र यहाँ होता है, प्रकाश केंद्र से जाएगी अगर लेंसवा में, कोई भी लेंस में प्रकाश केंद्र से जाएगी तब तो उसी पथ में कुछ हो जाएगी, सीधा चली जाएगी, उसी पथ में सीधा चली जाएगी। इस प्रकार से चीजें हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं दोष के बारे में, कौची के बारे में, दोष के बारे में। तो दोष जो होता है देखो, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन और भी चीज़ पढ़ा जाता है। तो दोष जो है देखो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और उपचार की बात करेंगे। तो दीर्घ दृष्टि दोष के दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। इसमें कुछ होता है कि दूर जो दृष्टि दोष होगा वही वाला दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में कुछ होगा कि निकटे वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकटे वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष में कुछ होगा, नहीं निकटे वाला दिखेगा नहीं दूर, है ना। तो जरा में कुछ हो जाएगा कि दोनों नहीं दिखेगा। तो जरा दृष्टि दोष में जो है नहीं निकट वाला दिखेगा नहीं दूर वाला दिखेगा। जरा दृष्टि दोष में नहीं निकट वाला दिखेगा नहीं दूर वाला दिखेगा। अबिंदुकता एक होता है, अबिंदुकता में कुछ होता है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कोई एक दिखेगा, या तो खड़ा वाला दिखेगा तो पड़ल नहीं दिखेगा, और पड़ल वाला दिखेगा तो खड़ा नहीं दिखेगा। यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कुछ है एक एक दिखेगा, किसमें, अबिंदुकता में, अबिंदुकता में। और मोतिया बिंदु में कुछ होता है तो उत्तल लेंस के ऊपर, उत्तल लेंस मानव में उत्तल लेंस होता है, मानव आँख में, तो उत्तल लेंस के ऊपर सिलियरी मांसपेशियां आ जाती है। कुछ आ जाती है, सिलियरी मांसपेशियां आ जाता है, जिससे कुछ हो जाता है कि दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका एक उपाय है मोतियाबिंद के कोची ऑपरेशन। तो देखो, दीर्घ दृष्टि दोष में कोची देखे कि दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। इसका उपचार कोची है, तो दीर्घ में थी 2.5 अक्षर, तो इसका एगो बढ़ा दो 3.5 अक्षर, तो उत्तल। तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार कोची हो गया, उत्तल। निकट दृष्टि दोष का एगो अक्षर बढ़ा दो तो निकट का कोची हो जाएगा उपचार, अवतल, अवतल। और जरा दृष्टि दोष का कोची हो जाता है तो बाई फोकल या फिर दुई फोकस कहते हैं, यानी कि अवतल उत्तल दोनों। जरा दृष्टि दोष में कुछ होता है कि नहीं निकटे दिखता है नहीं दूर के दिखता है, ये चलते इसमें बाई फोकल लगता है, यानी कि दुई फोकस, दोनों फोकस वाला, अवतल भी और उत्तल भी। आई जो जरा दृष्टि दोष रोग होता है कुछ होता है बुढ़ापा में। और अबिंदुकता में बोले कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में से कुछ हो जाएगा, एक गो दिखेगा। इसका उपचार कुछ होता है बेलनाकार लेंस लगाकर, बेलनाकार लेंस लगाकर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाला जिसमें दिक्कत होता है अबिंदुकता में, उसका उपचार कुछ हो गया बेलनाकार लेंस लगाकर। मोतियाबिंद में तो सीधे ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को कुछ बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया, है ना। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है। इस प्रकार से
अब देखो दूरदृष्टि दोष के कारण बताते हैं क्या होता है। तो नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा होना। दूरदृष्टि दोष में कुछ होगा कि नेत्र का जो गोलक रहता है वो छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में नेत्र का गोलक जो होता है छोटा हो जाता है। और लेंस का पतला हो जाना, लेंस कुछ हो जाता है पतला हो जाता है, लेंस का पतला होना और लेंस की क्षमता घट जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। तो लेंस का क्षमता घट जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूरदृष्टि दोष में लेंस की क्षमता भी घट जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूरदृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाता है अब फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और निकट दृष्टि दोष का कारण बताते हैं। तो नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना। तो देखो निकट दृष्टि दोष में कुछ होता है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबाई कुछ होता है छोटा हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ होता है, निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में कुछ होता है लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये निकट दृष्टि दोष में कुछ होता है लेंस का क्षमता बढ़ जाता है, निकट दृष्टि दोष में लेंस का क्षमता बढ़ जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता क्या होता है, घट जाता है। अब देखो निकट दृष्टि दोष में कुछ होता है फोकस दूरी घट जाता है, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में कुछ होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष का कारण। तो कुछ होता है नेत्र लेंस का लचक कम हो जाना। ये जो जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें दुनू नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं निकटे नहीं दूरी वाला, इसका कारण कुछ है तो नेत्र लेंस का लचक कम हो जाना, नेत्र लेंस का लचक कम हो जाना, नेत्र लेंस का लचक कम हो जाने के कारण कुछ होता है जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, देखो प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन है ना, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन स्क्रैटिंग ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का किसी कण से टकराकर फैल जाना ही कुछ होता है प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का किसी कण से टकराकर फैल जाना प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का किसी कण से टकराकर फैल जाना कुछ होता है तो प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का किसी कण से टकराकर फैल जाना ही कुछ होता है तो प्रकाश का परिकिरणन होता है। तो देखो प्रकाश का परिकिरणन का एग्जाम्पल कुछ, इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का परिकिरणन का कारण। देखो जब भी रंग की बात आएगी ना कि रंग का दिखाई देना तो प्रकाश का परिकिरणन मानो। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का परिकिरणन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना तो प्रकाश का परिकिरणन, जबकि प्रकाश का अपवर्तन में कुछ ही पढ़े थे कि सूर्यास्त से और सूर्योदय से पहले के बाद भी सूर्य दिखाई देता है तो उसका कारण था प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना तो प्रकाश का परिकिरणन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का नीला दिखाई देना जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी का नीला दिखाई देना कुछ तो जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब देखो अंतरिक्ष से आकाश काला दिखता है, इसका कारण प्रकीर्णन नहीं है, अंतरिक्ष से आकाश जो है कुछ दिखता है काला दिखता है, और चंद्रमा से भी आकाश कुछ है तो काला दिखता है, इसका कारण कुछ है तो वायुमंडल का अनुपस्थिति, वायुमंडल का अनुपस्थिति है। अंतरिक्ष से आकाश जो है काला दिखता है, चंद्रमा से आकाश कुछ काला दिखता है, इसका कारण प्रकीर्णन नहीं बल्कि वायुमंडल का अनुपस्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। तो वर्ण विक्षेपण कुछ होता है, तो वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया, न्यूटन ने। वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया। वर्ण का मतलब कुछ होता है रंग, अब विक्षेपण का मतलब टूटना, तो रंगों का टूटना कुछ होता है तो वर्ण विक्षेपण। तो देखो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और ये 7 रंग जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कुछ हो गया वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम, ये कुछ हो गया वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में कई गो सतह होता है, तो 5 सतह होता है, प्रिज्म में 5 सतह होता है, प्रिज्म में कई सतह होता है, तो 5 सतह होता है, जिसमें आयताकार 3 गो होता है, त्रिभुजाकार 2 गो, त्रिभुजवा 2 गो, आयत 3 गो, त्रिभुजवा 2 गो, आयत 3 गो, त्रिभुजवा 2 गो, आयत 3 गो। तो प्रिज्म में 5 सतह होता है जिसमें आयत 3 गो और त्रिभुज जो होता है 2 गो होता है। अब देखो ये श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म में प्रवेश किया तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। तो कुछ हो गया नीचे से जा तो बै जा नी ह पी नाला हो गया है ना। तो देखो ई हो गया बैगनी को बैलोट बोलते हैं, बैलोट है ना। तो भी हो गया इंडिगो मने कुछ हो गया, तो जामुनी इंडिगो मने, ब्लू मने नीला, ग्रीन मने हरा, येलो मने पीला, ऑरेंज मने नारंगी, रेड मने लाल हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो रेड वाला है इसका वेग तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका दुइये चीज़ ज़्यादा होता है बाकी सब कम होता है। कुछ वेग और तरंगदैर्घ्य, और हम पहले भी बोले थे कि वेग और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी कि वेग ज़्यादा रहेगा तो तरंगदैर्घ्य ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगा। तो लाल वाला का वेग और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है बाकी सब कम होता है, लाल वाला का वेग और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है बाकी सब कम होता है। और येलो बैगनी वाला के कुछ होता है कि वेग और तरंगदैर्घ्य कम रहेगा, ई वाला वेग और तरंगदैर्घ्य कम रहेगा बाकी सब ज़्यादा रहेगा, बाकी सब ज़्यादा रहेगा। यानी कि बैगनी का विचलन ज़्यादा रहेगा, विचलन सबसे ज़्यादा, परिकिरणन भी सबसे ज़्यादा, आवृत्ति भी सबसे ज़्यादा, अपवर्तन भी सबसे ज़्यादा, ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा किसका
किसका, बैगनी का, ठीक है। और लाल वाले का केवल दो चीज़ ज़्यादा, कोची, वेग और तरंग दैर्घ्य, बाकी सब कम रहेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ हो जाएगा, वेग और तरंग दैर्घ्य घटेगा, काहे कि ऊपर वाला का वेग और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा था, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वेग और तरंग दैर्घ्य घटेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, बढ़ेगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तब कुछ हो जाएगा, तब वेग और तरंग दैर्घ्य तो बढ़ेगा और बाकी सब कुछ हो जाएगा, घटेगा। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो ई अगर बात करेंगे प्रिज्म का, तो प्रिज्म की बात करेंगे तो देखो कुछ हो जाएगा, ई है देखो बिरल, आई है कोची सघन, इधर इधर बिरल, आई प्रिज्म वाला कोची सघन। अब बिरल से सघन में जा रही है तो ई वाला देखो अभिलंब है ना, सघन में जा रही है तो कोची हो जाएगा कि ई वाला जो है चूंकि कम घना से ज़्यादा घना में जा रही है तो कुछ हो जाएगा, अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर आएगी। तो अभिलंबवा देखो इहन है, अभिलंब यहाँ से डाल दिए। ये वाला देखो बिरल से सघन में जा रही है, इला तो सेमी किरण हुआ, बिरल से सघन में जा रही है, यानी कम घना से ज़्यादा घना में जा रही है, ई अभिलंब हुआ। तो देखो किरण किधर है, तो इधर देखो आया, इला अभिलंब है, इधर की ओर आया तो अभिलंब की ओर आई, ठीक है। अब देखो कुछ होगा, प्रिज्म जो हो गया सघन हो गया, इधर कुछ हो गया बिरल। अब देखो सघन से बिरल में जा रही है, सघन से कुछ हो जाएगा कि बिरल में जाएगी, आई वाला देखो दूसरा अभिलंब पा रहे हैं। तब देखो कुछ हो जाएगा कि सघन से बिरल में जा रही है तो कुछ होगा, ज़्यादा घना से कम घना में जा रहा है तो इसका अभिलंब से कुछ हो जाएगा, दूर हटेगा। तो अभिलंब से देखो कुछ होगा, ये अभिलंब है, अभिलंब से कुछ हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जो विचलन हुआ, इसी को कुछ बोलते हैं तो विचलन कोण बोलते हैं, इसी को कुछ बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, इसको कुछ बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं आधार बोलते हैं, है ना। इसको आपतित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के बारे में। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, तो देखो इंद्रधनुष का मुख्य कारण कुछ है वर्ण विक्षेपण, यानी कि रंगों के टूटने के कारण ही तो इंद्रधनुष बनता है। तो ये चलते इंद्रधनुष का मुख्य कारण हो गया वर्ण विक्षेपण, और सहायक सहायक कारण हो गया अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन। सहायक कारण जो कुछ है तो अपवर्तन है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सहायक कारण इंद्रधनुष का हो गया अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जबकि मुख्य कारण कुछ है तो वर्ण विक्षेपण। अब देखो इंद्रधनुष के बारे में समझो, तो बारिश की बूंदें वायुमंडलीय कण से फंस जाती है। बारिश की जो बूंदें होती है वो वायुमंडलीय कण से कुछ होती है, फंस जाती है कभी कभी। जब जब असंख्य कण आसमान में एक ही साथ मिलकर प्रिज्म का रूप ले लेती है, जब बारिश का असंख्य कण जो है वो वायुमंडलीय कण से फंस जाता है और असमान संख्या में एक साथ मिलकर प्रिज्म का रूप ले लेती है ना, तब उससे सूर्य प्रकाश जाएगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना, और इंद्रधनुष का क्या हो जाता है तो निर्माण हो जाता है। तो जब आसमान में बारिश की बूंदें जो होती है वो फंस कर प्रिज्म का रूप ले लेती है, असंख्य संख्या में फंस के प्रिज्म का रूप ले लेती है, तो जब उससे प्रकाश जाएगी तो कुछ हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, है ना, और इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इंद्रधनुष जो है 2 प्रकार का होता है, एगो प्राथमिक एगो द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को होता है कि बाहर लाल रंग, प्राथमिक का पहचान को चाहिए कि बाहर लाल रंग रहेगा और अंदर बैगनी रंग रहेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष का पहचान है कि बाहर लाल रंग रहेगा और अंदर बैगनी रंग रहेगा। द्वितीय का पहचान को चाहिए कि बाहर बैगनी रहेगा, अंदर लाल रहेगा। अब बताओ कि दोनों में ज़्यादा साफ कौन रहेगा, तो चूंकि प्राथमिक में बाहर लाल है तो ये ज़्यादा साफ दिखाई पड़ेगा, है ना, तो ये जो है ज़्यादा साफ दिखाई देता है। जबकि द्वितीयक में बाहर जो है वो बैगनी होता है और अंदर लाल होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो कम साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो प्राथमिक में कुछ होता है अपवर्तन 2 बार होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन 2 बार होता है और द्वितीयक में भी अपवर्तन 2 बार होता है, यानी कि अपवर्तन जो है दोनों में 2 बार होगा, चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष रहे चाहे द्वितीय इंद्रधनुष रहे, अपवर्तन 2 बार। लेकिन प्राथमिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार, प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना तो 1 बार होता है, प्राथमिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार, और द्वितीयक में तो दोनों 2 बार, अपवर्तन भी 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी 2 बार होता है, ठीक है। प्राथमिक बोले ना कि साफ दिखाई देगा, द्वितीयक जो है धुंधला दिखाई देगा, कारण भी बताइए दिए थे। अब देखो प्राथमिक इंद्रधनुष देखने के लिए आंख का जो एंगल है वो 42 डिग्री होना चाहिए, है ना, आंख से उसका एंगल कितना होना चाहिए 42 डिग्री। तो प्राथमिक इंद्रधनुष देखने के लिए कोण जो है आंख से 42 डिग्री, और द्वितीय को देखने के लिए 55 डिग्री, द्वितीय को देखने के लिए कितना तो 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो इंद्रधनुष देखने के लिए हमारा पीठ जो है उस सूर्य की ओर होना चाहिए। यही कारण है कि दोपहर के समय में हम लोग इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पीठ जो है सूर्य की ओर करेंगे तो हमारा मूड़ी जो है आंख जो है नीचे की ओर चल जाएगा। तो सूर्य के अपोजिट में दिशा बनता है इंद्रधनुष, सूर्य के अपोजिट दिशा में कुछ बनता है तो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रांतिक कोण के बारे में, यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल, तो वैसा आपतन जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए, वैसा आपतन जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए तो वह दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाली रेखा के समानांतर गुजर जाए। अभी देखो कोची है कि ई पारदर्शी माध्यम हो गया, ई सघन, ये है विरल माध्यम है। तो देखो कोची कह रहा है कि वैसा आपतन जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए, देखो ई वाला किरण को कोची किया आपतन आपतित कराए हैं तो कोची होगा कि इधर पार होने का, तो पार होने के बजाय कोची हुआ कि वापस उसी जो माध्यम अलग कर रहा था सघन विरल को, उसी से गुजर गया, है ना। तो वैसा आपतन जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए
तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के कुछ ही समांतर देखो गुजर गया, इधर से आया आई रेखा पर गुजर गया, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को सी से संकेत है, यानी कि डिनोट करते हैं सी से। और क्रांतिक कोण के लिए शर्त कुछ ही है कि सघन से विरल में होना चाहिए। काहे कि जब ज़्यादा घना से कम घना में आवेगा तभी तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा तभी तो यहाँ से गुजरेगा, है ना। तो क्रांतिक कोण के लिए पहला शर्त कौन सी है कि सघन से विरल में जाना, सघन से विरल में जाना। दूसरा शर्त कौन सी है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान यानी कि ई वाला देखो, ई जो अपवर्तन हुआ ई अभिलंब से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ने, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण के लिए दो गो हुआ शर्त, पहला कि सघन से विरल में जाए और दूसरा हो गया कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अथी म्यू बराबर फार्मूला कुछ होता है 1/sin सी, म्यू बराबर फार्मूला 1/sin सी, जहाँ पर सी कुछ क्रांतिक कोण है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वितीयक में 2 बार होता है और प्राथमिक में 1 बार होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ होता है। तो देखो जब किसी कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक, जब किसी कोण को ये वाला क्रांतिक कोण नहीं है, तो जब किसी कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक पर आपतित कराया जाता है, यानी कि इसको और नवाबेंगे, तो जब किसी कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित कराया जाता है तो वह प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, किधर, इधर से आपतित करावल के लिए इधर लौट जीते, और उसी को कोची बोलते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इसके लिए भी 2 शर्त है, पहला कोची कि सघन से विरल में जाना चाहिए, पहला शर्त सेम है कि सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा कोची है कि इसमें आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। क्रांतिक कोण के लिए 90 डिग्री होता था, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ज़्यादा होगा, यानी कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दूसरा शर्त कोची है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखते हैं, चलो अगला देखो, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशीय तंतु बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंत्रिक। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया, तो नरेंद्र सिंह कंपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु का खोज जो है नरेंद्र सिंह कंपानी ने किया, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसका उपयोग कौन सी है, तो आंतरिक अंगों की जांच में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग आंतरिक अंगों की जांच में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग यानी कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग कौन सी में, तो आंतरिक अंगों की जांच में करते हैं, इंडोस्कोपी में करते हैं और दूरसंचार में करते हैं। तो आंतरिक अंगों की जांच में, इंडोस्कोपी में और दूरसंचार में, आंतरिक अंगों की जांच में, इंडोस्कोपी में और दूरसंचार में किसका, तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग करते हैं। इसका खोज जो है नरेंद्र सिंह कंपानी ने किया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण की बात करेंगे, तो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना मतलब कि अथी मृग स्तनमन में जो पनिया दिखाई दे बिना पानी होले, तो मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चटका हुआ कांच, तो चटका हुआ कांच पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चटका हुआ कांच यानी कि कांच में जो दरार पता चलता है वो कुछ हो गया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मी में सड़क पर जल दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मी में सड़क पर जल दिखता है कुछ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पेंट की जांच किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, पेंट की जांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा देखो जल में बुलबुला चमकता है कुछ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन अगर बोलेंगे कि साबुन के और फिर जो सर्फ का बुलबुला होता है वो कहीं ज़्यादा चमकता है कहीं कम चमकता है, इसका कारण होता है व्यतिकरण, है ना। जल में बुलबुला का चमकना कुछ हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं रंग के बारे में, तो रंग 2 प्रकार के हो गया, एगो प्राथमिक रंग एगो द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग जो होता है 3 प्रकार के, द्वितीयक रंग भी 3 प्रकार के। तो प्राथमिक रंग कौन हो गया, तो न हला। प्राथमिक रंग के ट्रिक कौन हो गया, न हला। तो न से नीला, ह से हरा, ला से लाल, नहला। प्राथमिक रंग कौन हो गया, नहला, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल हो गया, ठीक है। और द्वितीयक रंग के ट्रिक कौन हो गया, तो पी में पी। तो पी से पीला, में से मेजेंटा, पी से पीकॉक नीला, पी से पीला, में से मेजेंटा, पी से पीकॉक नीला। तो पी में पी से पीला, में से मेजेंटा, पी से पीकॉक नीला, ठीक है। अब देखो पूरक रंग किसको कहते हैं, तो जिन 2 रंगों को मिलाने से सफेद बने उसको पूरक रंग बोलते हैं। जिन 2 रंगों को मिलाने से सफेद बने उसको क्या बोलते हैं, तो पूरक रंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो थी हो गया त्रिभुज बना लिए, यहाँ ऊपरे से स्टार्ट करो, तो हो गया लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, यहाँ ऊपरे लाल, यहाँ हरा, यहाँ नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ हो गया पीला पीकॉक नीला मेजेंटा, पीला पीकॉक नीला मेजेंटा, पीला पीकॉक नीला मेजेंटा, पीला पीकॉक नीला मेजेंटा, ठीक है। अब पीकॉक नीला को स्नाय भी बोलते हैं, पीकॉक नीला को स्नाय भी बोलते हैं, मेजेंटा को रानी रंग भी बोलते हैं, मेजेंटा को रानी रंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ हो जाता है कि देखो जब लाल
हरा और नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा, लाल हरा और नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग मिलेगा बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ हो जाता है कि जब पीला और नीला को मिलाएंगे, जब पीला और नीला को मिलाएंगे तब कुछ बनेगा, सफ़ेद बनेगा। जब पीला नीला को मिलाएंगे तो कुछ बन जाएगा, सफ़ेद में बन जाएगा। इस प्रकार से होता है। हरा मैजेंटा को मिलाएंगे तो कुछ हो जाएगा, सफ़ेद रंग बन जाएगा। देखो लाल हरा को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, ये लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, लाल और हरा को मिलाएंगे पीला बनेगा, लाल हरा को मिलाएंगे पीला बनेगा, लाल और नीला को मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा, लाल और नीला को मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा, हरा नीला को बनाएंगे मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा, हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा। आई तीनों के मिला देंगे तो कुछ बनेगा, सफ़ेद बनेगा। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो काला वस्तु सारी रंगों को अवशोषित कर लेता है, यह चलते काला दिखाई देता है। काला वस्तु जो होता है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, चलते काला दिखाई देखा है। और व्हाइट जो उजला वस्तु होता है सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, चलते उजला दिखाई देता है ना। अब देखो रेड ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे, रेड ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो कुछ बनता है, तो व्हाइट बनता है। ये तो पहले भी देखे। अब मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। तो देखो मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया पढ़ते हैं। तो कॉर्निया कौन है, तो सबसे बाहरी परत है। तो ये आँख का जो सबसे बाहरी परत होता है, आँख का जो सबसे बाहरी परत होता है इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है देखो पूरे आँख पर एगो परत डाल रहता है, पूरे आँख पर एगो परत डाल रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार देखा जा सकता है। तो कॉर्निया जो है आँख का सबसे बाहरी परत है, कॉर्निया जो है आँख का सबसे बाहरी परत है। कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। और नेत्रदान में किसका, तो कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में जो है वो कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। फिर हो गया परितारिका यानी कि आइरिस, परितारिका यानी कि आइरिस, परितारिका यानी कि आइरिस। तो आँख का रंग जो है वो कैसा होता है, तो काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है। मुख्य रूप से यह तीन कलर होता है। तो आँख का रंग निर्भर किस पर करता है, तो परितारिका पर यानी कि आइरिस पर। तो ई वाला दुख हो गया। तो आँखिया का रंग इसी पर निर्भर करता है। इला जो दिख रहा है तो ये हो गया कुछ परितारिका यानी कि आइरिस, ये हो गया परितारिका यानी कि आइरिस, परितारिका यानी कि आइरिस, परितारिका यानी कि आइरिस। तो आँख का रंग जो है डिपेंड करता है कोची पर, तो परितारिका यानी कि आइरिस पर। आँख का रंग जो है निर्भर करता है परितारिका यानी कि आइरिस पर। आँख का रंग जो है निर्भर करता है परितारिका यानी कि आइरिस पर। काला भूरा नीला रंग का होता है, काला भूरा नीला रंग का होता है, ठीक है। आई देखो पुतली के चारों ओर, इला पुतली है, आई पुतली का कोची है तो चारों ओर होता है। परितारिका यानी कि आइरिस कहाँ होता है, तो पुतली के चारों ओर होता है, ठीक है। अब देखो पुतली को पुपिल बोला जाता है। पुतली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पुपिल बोला जाता है। पुतली को इंग्लिश में पुपिल बोला जाता है। अब देखो कुछ होता है, तो आँख में प्रकाश का प्रवेश, ई वाला देखो है पुपिल यानी कि पुतली। तो आँख का में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है, तो पुतली से यानी कि पुपिल से। आँख में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है, तो पुतली यानी पुपिल से, पुतली यानी कि पुपिल से होता है, ठीक है। धूप में सिकुड़ता है और छाँव में फैलता है और आकार नियंत्रण करता है। कोई चीज़ होता है, तो धूप में जाएगा तो अथी सिकुड़ता है, धूप में जाएगा तो सिकुड़ेगा, धूप में जाएगा तो सिकुड़ेगा, और छाँव में जाएगा तो फैलेगा, छाँव में जाएगा तो फैल जाएगा, छाँव में जाएगा तो फैल जाएगा। यानी कि आकार को नियंत्रण कौन करता है, तो यह पुतली यानी कि पुपिल, पुतली यानी कि पुपिल। आँख का नियंत्रण कौन करता है आकार का, तो पुतली यानी कि पुपिल, ठीक है। और देखो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो प्रकाश एकरे से प्रवेश करा है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुपिल। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो पुपिल करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो पुपिल करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हाँ। अब देखो क्या श्वेत पटल, श्वेत पटल को चीज रहता है कि ई वाला अखिया में जो उजरका दिखता है दोनों बगल, वह को चीज रहता है श्वेत पटल। अखिया में जो उजरका दिखता है कुछ होता है श्वेत पटल। देखो ये जो उजरका दिख रहा है कुछ है तो श्वेत पटल, श्वेत पटल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्केला, इंग्लिश में अस्केला। तो श्वेत पटल को अस्केला, श्वेत पटल को क्या बोलते हैं, अस्केला। श्वेत पटल को क्या बोलते हैं, अस्केला। ई कैसा रहता है, तो अपारदर्शी, अपारदर्शी। श्वेत पटल जो है ये कैसा रहता है, अपारदर्शी। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है ये कुछ है श्वेत पटल। ये कैसा रहता है, तो अपारदर्शी हो गया श्वेत पटल यानी कि अस्केला, श्वेत पटल यानी कि अस्केला, श्वेत पटल यानी कि अस्केला, श्वेत पटल यानी कि अस्केला। ये कैसा रहता है, तो अपारदर्शी, अपारदर्शी। श्वेत पटल यानी कि अस्केला, ये कैसा होता है, तो अपारदर्शी। अब बात करेंगे लेंस की। तो लेंस देखो ये कोची, ये है लेंस बा, ये कोची है तो लेंस बा है। तो मानव नेत्र में कौन सा रहता है, उत्तल लेंस। मानव लेंस में देखो उत्तल लेंस है, तो मानव लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस रहता है। आई बना रहता है कोची का, तो प्रोटीन का, प्रोटीन का, प्रोटीन का, प्रोटीन का, है ना। कोची का बना रहता है उत्तल लेंस बा, तो प्रोटीन का बना रहता है ना। इसको लेंस को पकड़ कर कौन रखता है, तो देखो ये वाला मांसपेशी रखा है जिसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां या फिर पछमाप मांसपेशियां। तो लेंस को पकड़ कर यानी कि समायोजित करने का काम कौन करता है, तो सिलियरी यानी कि पछमाप पेशियां, सिलियरी यानी कि पछमाप पेशियां, ठीक है। और मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो उल्टा, वास्तविक और छोटा, उल्टा वास्तविक और छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा। तो हम लोग को दिखाई साफ कैसे पड़ता है, तो स्पंदन क्षमता के कारण जो है वो साफ दिखाई पड़ता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है यानी कि मध्य मस्तिष्क जो है वो फिगर को सीधा करके दिखाता है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो पछमाप पेशी, पछमाप पेशी, पछमाप पेशी की बात करेंगे। पछमाप पेशी यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। तो लेंस पर दबाव कौन बनाती है, तो सिलियरी मांसपेशियां। लेंस को दबा कर रखने का काम करती है पछमावी पेशियां यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। और लेंस को समायोजित करने का भी काम कौन करता है, तो पछमाप पेशी यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। आगे देखते हैं।
अब आ जाओ कचाव द्रव जिसको चालक कहते हैं। कचाव द्रव यानी कि चालक है ना, यानी कि विट्रियस ह्यूमरस। कचाव द्रव को विट्रियस ह्यूमरस बोलते हैं यानी कि चालक। तो कचाव द्रव कुछ होता है तो लेंस एवं रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में कुछ होता है तो कचाव द्रव होता है। यहाँ पर देखो रेटिना होता है, आई कुछ ये लेंस है, तो इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है इसको कुछ बोलते हैं कचाव द्रव या फिर चालक। कचाव द्रव या फिर चालक यानी कि विट्रियस ह्यूमर। तो लेंस एवं रेटिना के बीच में कुछ रहता है तो कचाव द्रव यानी कि चालक। और आँख को गोल आकृति देखो कौन प्रदान करता है, तो यह कचाव द्रव। आँख को गोल आकृति प्रदान करता है कौन, तो कचाव द्रव। आँख को गोल आकृति प्रदान करता है कौन, तो कचाव द्रव करता है। ठीक है। अब देखो आँख में ग्रंथि भी होता है, तो आँख में कौन सा ग्रंथि होता है, तो ले क्राइमर ग्रंथि। आँख में ले क्राइमर ग्रंथि होता है, आँख में ले क्राइमर ग्रंथि होता है, आँख में ले क्राइमर ग्रंथि होता है। आँख में कौन सा, तो ले क्राइमर ग्रंथि होता है। अब आंसू कौन बनाता है, तो यही ले क्राइमर ग्रंथि बनाता है। आंसू ले क्राइमर ग्रंथि बनाता है, आंसू जो है ले क्राइमर ग्रंथि बनाता है। फिर होता है नेत्रोद जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। नेत्रोद यानी कि एक्वस ह्यूमर, ये कुछ होता है तो कॉर्निया एवं लेंस के बीच में है ना, तो कॉर्निया ये हो गया बाहर, आई लेंस है, इसके बीच में देखो कुछ होता है तो नेत्रोद होता है। तो नेत्रोद जो होता है वो कॉर्निया एवं लेंस के बीच में होता है। आई यहीं पर कुछ होता है आंसू बनता है, तो नेत्रोद में ही आंसू बनता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ठीक है। फिर बात करेंगे रेटिना। रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। रेटिना यहाँ पर होता है, रेटिना को क्या बोलते हैं, तो दृष्टिपटल। रेटिना को क्या बोलते हैं, तो दृष्टिपटल। रेटिना को दृष्टिपटल बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टिपटल पर बनता है। और रेटिना पर दो गो जो है बिंदु होता है, एगो पित्त बिंदु होता है, एगो अंध बिंदु होता है। पित्त बिंदु को येलो स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो जहाँ पित्त बिंदु पर जो है वो प्रतिबिंब साफ बनता है, और अंध बिंदु पर जो है प्रतिबिंब साफ नहीं बनता, यानी कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है। फिर देखो एगो होता है शंकु कोशिका, एगो होता है क्षण कोशिका। रेटिना में दू गो कोशिका होता है, एगो शंकु कोशिका, एगो क्षण कोशिका। तो शंकु कोशिका जो है वो रंगीन का पहचान करवाता है। शंकु कोशिका किसका, तो रंगीन का पहचान कौन करवाता है, शंकु कोशिका। रंगीन का पहचान जो है शंकु कोशिका करवाता है। और तीव्र प्रकाश में कौन उत्तरदायी है, तो शंकु कोशिका। तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी है कौन, तो शंकु कोशिका। और रंगीन का पहचान कौन करवाता है, तो शंकु कोशिका। अब ब्लैक अब व्हाइट का पहचान के लिए तो क्षण कोशिका। ब्लैक अब व्हाइट का पहचान के लिए क्षण कोशिका। अब मंद प्रकाश में कौन काम करता है, तो क्षण कोशिका। मंद प्रकाश में जो है वो क्षण कोशिका काम करता है, और तीव्र प्रकाश में शंकु कोशिका काम करता है। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। और परास कितना होता है, तो न्यूनतम और अधिकतम दूरी के बीच होता है। परास कुछ होता है तो न्यूनतम और अधिकतम दूरी के बीच में होता है। आँख के गोलाकार भाग का व्यास कितना होता है, तो 2.43 सेंटीमीटर। आँख के गोलाकार भाग का व्यास कितना होता है, 2.43 सेंटीमीटर। आँख के गोलाकार भाग का व्यास कितना होता है, तो 2.43 सेंटीमीटर होता है। अब देखो कॉर्निया का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.38। कॉर्निया का अपर्तनांक 1.38 होता है। कॉर्निया का अपर्तनांक कितना होता है, 1.3 होता है। उत्तर लेंस का अपर्तनांक 1.4। उत्तर लेंस का अपर्तनांक 1.4। उत्तर लेंस का अपर्तनांक 1.4। और कचाव द्रव का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.34। कचाव द्रव का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.34 होता है। ठीक है। अच्छा, अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है, तो कॉर्निया से ही होता है। अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया से ही हो जाता है, और आँख का सबसे बाहरी भाग को चाहिए तो कॉर्निया ही है। ठीक है। अब देखो मानव नेत्र और कैमरा में क्या समानता होता है वो देखते हैं, है ना। तो मानव नेत्र और कैमरा में, तो मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस और कैमरा में भी उत्तल लेंस। मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस और कैमरा में भी उत्तल लेंस। ठीक है। और देखो मानव नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश कौची से करता है, तो पुतली से करता है। मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो प्रवेश कौची से करता है, पुतली से करता है। और कैमरा में अथी के लिए प्रकाश को प्रवेश करने के लिए खिड़की होता है, यानी कि छिद्र होता है। खिड़की यानी कि छिद्र होता है। ठीक है। और देखो मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस करता है। मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रण जो है वो आइरिस करता है। और कैमरा में कोची करता है, डायफ्राम करता है। कैमरा में कोची करता है, डायफ्राम करता है, जिसको इससे करते ऐठते उठते रहते हैं। ठीक है। अब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और कैमरा में जो प्रतिबिंब है वो फिल्म पर बनता है, उसी को फोटोग्राफी प्लेट कहते हैं। फिल्म या फिर फोटोग्राफी प्लेट कहते हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है कैमरा में। अब देखो विषमताएं, देखो ये तो समानता हो गया। अब विषमताएं कुछ होता है, तो देखो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है अस्थायी बनता है, यानी कि अभी बना तो मुँह आँख हटा लेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। जबकि कैमरा में अस्थायी बनता है, कैमरा में प्रतिबिंब अस्थायी बनता है। ठीक है। अब देखो मानव का फोकस दूरी बदलते रहता है। मानव नेत्र का फोकस दूरी बदलते रहता है, जबकि कैमरा का फोकस दूरी नहीं बदलता है। ठीक है। अब देखते हैं विवर्तन के बारे में। विवर्तन कुछ होता है, तो विवर्तन का खोज जो है फ्राउनहोफर ने किया था। विवर्तन का खोज फ्राउनहोफर ने किया था। विवर्तन का खोज फ्राउनहोफर ने किया था। विवर्तन का खोज फ्राउनहोफर ने किया था। विवर्तन का अर्थ कुछ होता है, तो किनारे से मुड़ना। किनारे से मुड़ना है ना, किनारे से मुड़ना। विवर्तन का अर्थ कुछ होता है, किनारे से मुड़ना। और जबकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कुछ पढ़े थे कि किसी कोने से टकराकर फैल जाना कुछ होता था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आइए विवर्तन कुछ होता है, तो किनारे से मुड़ना। किनारे से मुड़ना कुछ हो गया, तो विवर्तन। तो देखो प्रकाश में लगभग विवर्तन गुण नहीं पाया जाता है। प्रकाश में लगभग विवर्तन
विवर्तन गुण नहीं पाया जाता है। काहे कि देखो यहाँ पर मोबाइल रख दिए, इधर से टॉर्च मारेंगे तो बताओ वो चीज़ है कि प्रकाश जो है ऐसे घूर के जाएगा, नहीं ना, नहीं ना, बोलेगा कि हमको इसे छेक रहा है तो ऊपर से चल जाएंगे, नहीं। यानी कि प्रकाश में लगभग विवर्तन गुण नहीं पाया जाता है, प्रकाश में लगभग विवर्तन गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रकाश में विवर्तन हो तो इसका कण का आकार बहुत छोटा होना चाहिए, कितना, तो 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 होना चाहिए। तो प्रकाश में लगभग विवर्तन गुण नहीं पाया जाता है। अगर चाहते हैं कि प्रकाश में विवर्तन हो तो इसके लिए कोना होना चाहिए 10 के पावर -7। लेकिन ध्वनि में विवर्तन गुण पाया जाता है, ध्वनि में विवर्तन गुण पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो अगर बीच में दीवार भी खड़ा कर देंगे या बीच में ऐसे करके तो हाथा रख देंगे तो भी अवधिया ऊपर ही चल जाएगा। यानी कि ध्वनि में विवर्तन गुण पाया जाता है, ध्वनि में विवर्तन गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि यानी कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ध्वनि के मतलब पोलराइजेशन। तो ध्वनि का ध्रुवन, ध्रुवन के मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवन के मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवन के मतलब तो ध्रुवन को होता है तो किसी तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना ध्रुवन होता है, किसी तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना ध्रुवन होता है, किसी तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ देना ही कुछ होता है, ध्रुवन होता है। जैसे 3D इमेज, 3D इमेज होता है, ध्रुवन का एग्जाम्पल है। होलोग्राम ध्रुवन का एग्जाम्पल है। 3D चश्मा ध्रुवन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो प्रकाश का ध्रुवन होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है और ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता। यानी कि प्रकाश को हम देखो किसी खास दिशा में मोड़ सकते हैं लेकिन ध्वनि को किसी खास दिशा में मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं। तो किसी तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना ही ध्रुवन होता है। प्रकाश को किसी खास दिशा में मोड़ सकते हैं लेकिन ध्वनि को किसी खास दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवन होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। अच्छा, चूंकि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ध्रुवन जो है अनुप्रस्थ में होगा, ध्रुवन जो है अनुप्रस्थ में होगा। और ध्वनि कैसा है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता, यानी कि अनुदैर्ध्य में ध्रुवन नहीं होगा, अनुदैर्ध्य में ध्रुवन नहीं होगा। अब देखो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य का पता लगाने के लिए प्रकाश का ध्रुवन गुण का उपयोग करते हैं। अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य तरंग का पता लगाने के लिए प्रकाश का ध्रुवन गुण का उपयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं व्यतिकरण के बारे में, यानी कि इंटरफेरेंस। व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण का खोज किसने किया, तो व्यतिकरण का खोज जो है यंग ने किया, व्यतिकरण का खोज यंग ने किया। हम बोले थे भी पहले भी कि व्यतिकरण का खोज जो है यंग ने किया था। आई जो है तरंग गुण को दर्शाता है। तो देखो जब समान आवृत्ति असमान आयाम, जब समान आवृत्ति और समान आयाम का तरंग आपस में मिलता है तो व्यतिकरण कहा जाता है। जब समान आवृत्ति समान आवृत्ति समान आवृत्ति, देखो एगो तरंग मान लिया जाए ई है, एगो तरंग मान लिया जाए ई है। ठीक है, तो इसमें देखो ई कोची हो जाएगा, ऊपर वाला होता है श्रृंग, नीचे वाला कुछ होता है गर्त होता है। ऊपरे 5 रहेगा, ऊपरे इसका भी नीचे 5 रहेगा, इसका भी ऊपरे 5 नीचे 5। तो ये कुछ होगा समान आवृत्ति असमान आयाम। तो जब समान आवृत्ति असमान आयाम का तरंग आपस में मिलता है तो उसे को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है ना। इसमें कुछ हो जाता है कि जब समान आवृत्ति असमान आयाम का तरंग आपस में मिलता है तो कहीं ज़्यादा चमकेगा तो कहीं कम चमकेगा, इसी को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ हो गया, साबुल का बुलबुला कहीं ज़्यादा चमकता है कहीं कम चमकता है, एग्जाम्पल व्यतिकरण का। सड़क पर गिरा तेल कहीं ज़्यादा चमकता है कहीं कम चमकता है, एग्जाम्पल व्यतिकरण का। पानी में गिरा तेल कहीं ज़्यादा चमकता है कहीं कम चमकता है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल। दो बॉक्स को सामने रखते हैं तो कभी आवाज़ जो है अधिकतम हो जाता है कभी न्यूनतम हो जाता है, तो एग्जाम्पल हो गया व्यतिकरण का। ठीक है, और इसमें छूटा है कोई चीज़, इसमें खाली छूट गया है कोई चीज़, न्यूमेरिकल्स छूट गया है, इसके अलावा प्रकाश का कुछ भी चीज़ नहीं छूटा है, पूरा खत्म हो गया लाइट चैप्टर।